हेलो बच्चों, मैं हूं परवेज़ अख्तर और आज हम लोग अपने इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे वेक्टर की जो न्यूमेरिकल सीरीज हम लोग कर रहे थे इसका 6 पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और 6 पार्ट में देखिए 5th वाले पार्ट में हम लोग रेजोल्यूशन का एक वीडियो बनाया था, है ना। अब हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस बच गए रिजोल्यूशन के वो इस पार्ट में कवर करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा वही होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ताकि थियरी वाला पार्ट भी हमारा बचा ना रहे, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए, अगर बेटा ये कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है हमारा, ठीक है ना। ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर कर क्या रहा है कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है ना, और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। एक वेक्टर है और वेक्टर है हमारा आर वेक्टर, ठीक। ये जो वेक्टर है बेटा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है आर, ठीक है। अब अगर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इधर इसका कौन सा कंपोनेंट आता है, आर कॉस थीटा। उसी तरीके से ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, तो एक्स एक्सिस में इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, आर कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस में क्या जाएगा, आर कॉस बीटा। सिमिलरली यहाँ जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है तो जेड एक्सिस में जाएगा आर कॉस गामा, ठीक है। इस तरीके से हम इस वेक्टर को तीनों डायरेक्शन में, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो वेक्टर आपका, ये जो वेक्टर एंगल बना रहा है ना, ये जो वेक्टर है ना बेटा हमारा, ये वेक्टर देखिए इससे एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और इससे आपका गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको आर कॉस अल्फा मिला है ना, ये क्या मिला है, ये आपको मिला है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये जो मिला आपको ये मिला वेक्टर का वाई कंपोनेंट और ये मिला आपको वेक्टर का जेड कंपोनेंट, ठीक है। कहने का मतलब बेटा ये कि अगर वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से होता, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई, आर वाई जेड और आर जेड के, ठीक है। वेक्टर हमारा अगर कुछ इस तरीके से होता, आर एक्स आई, आर वाई जेड और आई जेड के, ठीक है। तो ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होता ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या होता बेटा, वो होता आर कॉस अल्फा, यानी आर एक्स की वैल्यू आपकी ये आती। सिमिलरली आर कॉस बीटा ये वैल्यू आती आर वाई की, और सिमिलरली आर कॉस गामा, है ना, यहाँ लिख देते हैं आर कॉस गामा, ये वैल्यू आती आर जेड यानी जेड कंपोनेंट की। तो इस तरीके से देखिए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा आर जेड अपॉन आर, कॉस अल्फा यहाँ कॉस गामा हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर और कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर वाई अपॉन आर, ठीक है। यानी अगर कोई वेक्टर है आर जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और, है ना, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट ये मिलेगा, वाई कंपोनेंट ये मिलेगा, जेड कंपोनेंट ये, और वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड, है ना। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड बेटा निकालेंगे
मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉस अल्फा होता है ना, कॉस बीटा होता है, कॉस गामा, ये जो तीनों होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई कंपोनेंट वेक्टर अपॉन, ठीक है, सिमिलरली कॉस गामा। तो ये तीन डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे और इनको हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं एल, एक्स एक्सिस वाले को एल से, वाई एक्सिस वाले को एम से और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है एल एम एन। और इस बात का हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर वेक्टर आपका आर एक्स आर वाई आर जेड है तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, देखिए कॉस अल्फा, अल्फा क्या है? ये है एंगल जो ये वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इधर कॉस अल्फा एक्स कंपोनेंट अपॉन आर हो जाएगा। सिमिलरली तो ये कॉस अल्फा को हम लोग बोलते हैं एल, कॉस बीटा को एम और इसको डिनोट करते हैं एन से। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट और ये डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। ठीक है, हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। इतना हो गया ना, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 है ना, ये एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2। आप जानते हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा? F1 प्लस F2 इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट आएगा कितना? ध्यान से सुनिए, जब वेक्टर i और j के कंपोनेंट के फॉर्म में दिए रहते हैं, i और j के फॉर्म में, तो हम जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेम इसको उसी तरीके से करते हैं जैसे हम लोग 4x और 2x को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ऐड करते हैं। तो क्या होगा? i वाला i वाले से ऐड होगा, यानी 4i यहाँ है और यहाँ है 6i। ये देखिए j वाला j वाले से होगा, तो यहाँ है 3j और यहाँ हो जाएगा 8j। ठीक, तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 10i और ये आ जाएगा 5j, है ना। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए, अगर यहीं पे मान लिया आपको F1 दिया हो और आपको चाहिए है 3F1, इसका मतलब F1 को आपको स्केलर यानी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ये जितने कंपोनेंट हैं सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3F1 क्या होगा, ये हो जाएगा 12i माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9j। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो 2 से तो क्या होगा, 12i प्लस 16j। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी वेक्टर को जो i j k के फॉर्म में दिया हो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका क्या होता है कि हम इसके x कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, y कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके z कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है कि आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 2 वेक्टर दिया हुआ है और ये दोनों वेक्टर क्या है, देखिए एक वेक्टर है आपका a और जो दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर a है और जो दूसरा वेक्टर है बेटा ये है आपका b और तीसरा वेक्टर है c। कह रहा है कि अगर इतने की वैल्यू 0 है ना, अगर इतने की वैल्यू 0 है तो आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी थर्ड वेक्टर c फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो c वेक्टर को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा c वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। c वेक्टर को इधर लाए प्लस हो जाएगा, फिर
हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये है 3a वेक्टर। अब आप सोचिए 3a वेक्टर क्या होगा, यानी a वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6i, फिर y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3j, फिर z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा 9k, ठीक। फिर यहाँ देखिए 2b है ना, तो 2b है, तो b वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10i हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 2 3 जा 6j हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4k, ठीक है। अब देखो बेटा 10 और 6 बेटा ये हो गया 4i, 6 और 3 हो जाएगा 9j, और ये हो जाएगा आपका 13k। तो अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इसी तरीके से देखो सारे के सारे टॉपिक है ना और क्वेश्चंस सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करके चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 फोर्सेस हैं हमारे, एक है F1, एक है F2, एक है F3। एक्ट ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तीनों फोर्स। पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। देखिए अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये जो F1 है और ये जो F2 है और ये जो F3 है, तीनों की वैल्यू 0 होगी। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का सम यानी रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब किसी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होता है ना तो उसका मतलब उस वेक्टर का x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, z कंपोनेंट भी 0 है, ठीक। हमें चूंकि a की वैल्यू दी है ना और हम जान रहे हैं कि a आपका x कंपोनेंट में है, तो x कंपोनेंट से ही हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी सबको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर ये नेट फोर्स 0 है तीनों का, तो इसका मतलब इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा। यहाँ देखिए x कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे x कंपोनेंट होगा बेटा ai, यहाँ पे x कंपोनेंट क्या होगा बेटा 2i, यहाँ पे x कंपोनेंट क्या होगा बेटा 8i इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा ai। अब ये देखिए 8 और 2 ये हो जाएगा 10i इज इक्वल टू 0, ai इज इक्वल टू माइनस 10i, i से i कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखे रहिएगा, अगर कोई वेक्टर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट, इस वेक्टर का y कंपोनेंट, इस वेक्टर का z कंपोनेंट तीनों 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हमारा हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, है ना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है बेटा, वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर मैंने आपको बताया था बेटा कि पैरेलल वेक्टर ये ऐसे वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सॉरी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। जैसे एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, है ना, तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होगा या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होगा। कहने का मतलब कोई ना कोई स्केलर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से, ध्यान से सुनिएगा, कोई ना कोई स्केलर होगा जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो b के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, a के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं, देखते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a का कंपोनेंट है ये 3 और यहाँ पे b का कंपोनेंट है -6, ठीक। y वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। तो y वाला अगर आप देखिए तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -6/3, इसका मतलब -2, ठीक है।
यानी 3 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जाके -6 आएगा। तो अगर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे भी देखिए के वाला देखिए -2 के यहाँ है और यहाँ पे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। इसका मतलब x कंपोनेंट को भी हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x कंपोनेंट 2 है बेटा। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और आप जानते हैं a की वैल्यू हो जाएगी -4, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये क्या है, देखिए ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक, और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a माइनस बी के पैरेलल हो, है ना। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a माइनस बी के पैरेलल हो, ठीक। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले a माइनस बी तो फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, देखते जाइए। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सेम उसी तरीके से x कंपोनेंट से y कंपोनेंट से z कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये x कंपोनेंट 3 में से i माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 2i। j यहाँ है, यहाँ -2j है, तो जब आप माइनस करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 3j। यहाँ देखिए k और k है तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा -3k, तो वैल्यू आ जाएगी -2k, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, ठीक। तो चलिए a माइनस बी आ गया। अच्छा, इसको कुछ मान लेते हैं c वेक्टर, ठीक है। आपसे क्या कहा है कि आपको यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो और इसको आपने c माना है, यानी आपको ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो c के पैरेलल हो। तो करना क्या है, c के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो c का आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो c का यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से बेटा डिवाइड करना होता है ना। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 2k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और इस 2 का भी हो जाएगा 4। अब देखिए 13 4 17, यानी डिनोमिनेटर में √17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, a माइनस बी के डायरेक्शन में, या यूं कहिए कि a माइनस बी के पैरेलल में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ देखिए एक रूम है जिसका डायमेंशन 3m × 4m × 5m है, ठीक है। यानी जो रूम है आपका वो क्यूबाइडल शेप में है। रूम जो है ये क्यूबाइड के शेप का है और इसकी साइज दी हुई है 3x4x5, ठीक है। यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है और एक फ्लाई है जो स्टार्ट कर रहा है 1 एंड ऑफ कॉर्नर, यानी एक एंड से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एंड अप्स एट डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, यानी यहाँ से अगर शुरू करेगा तो ये यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ पे इस कॉर्नर में, है ना। यानी ये डायगोनल पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जब ये फ्लाई यहाँ गया, है ना, जब ये फ्लाई यहाँ गया, यहाँ पे जब पहुँचा तो ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस में कितना चला टोटल, एक्स एक्सिस में टोटल इतना चला लेंथ के बराबर, है ना। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा लेंथ के बराबर, वाई एक्सिस में होगा ब्रेथ के बराबर और जेड एक्सिस में होगा ये हाइट के बराबर, ठीक है। इतना ऊपर भी उठा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा हाइट के बराबर। तो फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए लेंथ कितनी है 3 दी हुई है तो ये हो गया 9,
ये दिया हुआ 4 तो ये हो जाएगा 16, ये हुआ है 5 तो ये हो जाएगा 25, 25 और ये 25 बेटा 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5√2, यानी आपका आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, ध्यान से देखिए। अगर कोई पॉइंट है 3,4 और आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो, है ना, तो ध्यान से देखिए 3,4 का मतलब अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है 3,4, ठीक है, तो 3,4 का मतलब एक्स एक्सिस पे आप लेंगे 3 और वाई एक्सिस पे आप लेंगे 4, तो ये पॉइंट कहीं ये होगा। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा ओरिजिन से, है ना। यानी अगर कोई पॉइंट ए कामा बी कामा सी है ना, और इसका पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, तो है ना, तो इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर बेटा होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यानी एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगाते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ जे लगाते हैं, जेड कंपोनेंट के साथ के लगाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से ये पोजीशन वेक्टर तैयार हो जाता है ना। यानी हम इस पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं इन टर्म ऑफ वेक्टर। इसी तरीके से अगर ये x कामा वाई कामा जेड हो तब क्या हो जाएगा बेटा, तब ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से दो पॉइंट हो, मान लेते हैं एक पॉइंट है P, है ना, यहीं पे कर लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपका Q, और इसकी आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो P का पोजीशन वेक्टर बेटा ये होगा और Q का पोजीशन वेक्टर ये होगा, P का पोजीशन वेक्टर ये होगा, Q का पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं P की पोजीशन वेक्टर R1 है और Q की पोजीशन वेक्टर R2 है, या इसको हम मान ले रहे हैं RP और इसको मान ले रहे हैं हम RQ। ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हुआ PQ, निकालना हुआ तो देखिए फाइनल Q है और इनिशियल ये P है, तो ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है। यानी अगर आपको PQ वेक्टर चाहिए तो आप देखिए Q आपका फाइनल पॉइंट है, तो Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, और अगर आपको QP डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से माइनस कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था। इस तरीके से देखिए, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई पॉइंट है x, y, z, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, हम फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक। तो चलिए देखिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है 1 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 2 न्यूटन का। ठीक है। और ये एक्ट कहाँ कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 0, y एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। पहले देखिए ये है क्या, ये जो हमारी x एक्सिस होता है ना, इस x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, और ये जो y एक्सिस होती है ना, इस y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 0 आपसे कहा जा रहा है ना, ये बात कह रही है y एक्सिस के बारे में, और ये जो y इज इक्वल टू 0 है ये कहा जा रहा है बेटा x एक्सिस के बारे में। ठीक है। तो 1 न्यूटन कहाँ है, y एक्सिस पे, 2 न्यूटन कहाँ है, x एक्सिस पे। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 2 न्यूटन x एक्सिस पे, और ये हो गया 1 न्यूटन y एक्सिस पे। ठीक। तो अब देखिए, अब y एक्सिस में कंपोनेंट है 1 न्यूटन और x एक्सिस में कंपोनेंट है 2 न्यूटन। ठीक। तो ये फोर्सेस के कंपोनेंट है 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। ठीक है। अब देखिए, कह रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच रिजल्टेंट लाई, आपको वो इक्वेशन बताना है
है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जिसके अलॉन्ग रिजल्टेंट लाई करेगा, तो आप जानते हैं रिजल्टेंट भाई किधर लाई करेगा, आप ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, है ना। रिजल्टेंट हमारा इधर लाई करेगा ऐसे, इस लाइन के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग लाई करेगा, ठीक है। तो आप देखिए इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, इस लाइन में आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि अगर आप ये पॉइंट लें, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,1। और अगर स्लोप निकालें, स्लोप अगर निकालें तो स्लोप इसका आएगा, देखिए ये 2 है ना, ये वाला पार्ट 1 है, हाँ, और ये 2 है, तो स्लोप इसका आ जाएगा 1/2। तो चाहे तो आप लाइन का इक्वेशन लगाइए, y माइनस वाई, सॉरी बेटा पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। तो चलिए देखिए इसी यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसमें क्या देखेंगे ना कि या तो आप ये फार्मूला लगाइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि ये आपका हो जाएगा y, है ना। पास तो ये यार ओरिजिन से भी कर रहा है ना, तो कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ये और ये दोनों जीरो हो गए, ठीक। तो जीरो हो गए तो क्या हुआ, ये हुआ y इज इक्वल टू m x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, m की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स या 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं यार, देखो ध्यान से, अगर x, अगर ये जो y वाला है ना, y अगर आपका 1 है ना, y अगर आपका 1 है, ठीक, तो x आपका 2 है, ये x की वैल्यू 2 है ना। अगर y 1 है तो x की वैल्यू 2 है, तो यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला रिलेशन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इस तरीके से बेटा ये रिजोल्यूशन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, बीच में पता नहीं कैसे टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो अब अगर आपको वीडियो बेटा ये पसंद आया हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।